हेलो फ्रेंड्स, आप सभी को नमस्कार। मैं हितेश कुमार एक बार फिर से आप सभी का ज्ञानकोश यूट्यूब चैनल में स्वागत करता हूं। आज है 11 अप्रैल और 11 अप्रैल से जितनी भी करंट अफेयर्स बनेंगी वो हम आज की वीडियो में चर्चा करेंगे। इस वीडियो का अगर आपको पीडीएफ चाहिए तो ज्ञानकोश नाम से ही टेलीग्राम चैनल है, फेसबुक पेज है और यूट्यूब और व्हाट्सएप ग्रुप है जहां से आप लोग इसके पीडीएफ को डाउनलोड कर सकते हैं। सबका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, आप लोग डाउनलोड कर लीजिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं आज की कुछ जानकारियां। बात करते हैं पहले प्रश्न की। तो सबसे पहले प्रश्न उत्तर पढ़ने से पहले हम पढ़ेंगे कि आज है 11 अप्रैल और आज का जो दिन है यह नेशनल पेट डे के रूप में मनाया जाता है, यानी कि नेशनल पेट डे के रूप में आज का जो दिन है यह मनाया जाता है 11 अप्रैल का। अब बात कर लेते हैं कि इस दिवस को मनाने की शुरुआत कब हुई थी। तो नेशनल पेट डे जो है इसको मनाने की शुरुआत 2006 में करी गई थी, लेकिन अगर आपसे पूछा जाए किसके द्वारा करी गई थी तो कोलिन पैगे के द्वारा इस दिवस को मनाने की शुरुआत जो है 2006 में करी गई थी। अब बात कर लेते हैं ये जो दिवस है ये किसको समर्पित है। तो जो पालतू पशु होते हैं, जो कि पालतू जानवर जो कि हम अपने घरों में पालते हैं, उन सभी पालतू जानवरों को ही आज का जो दिन है ये समर्पित होता है। तो आज का दिन नेशनल पेट डे के रूप में मनाया जाता है। अब केवल आज का दिन नेशनल पेट डे ही नहीं बल्कि आज एक और भी दिवस है। कौन सा दिवस है कि राष्ट्रीय सुरक्षित मातृत्व दिवस। आज का दिन 11 अप्रैल का ही नेशनल पेट डे पालतू पशुओं के दिवस के साथ साथ में राष्ट्रीय सुरक्षित मातृत्व दिवस के रूप में भी मनाया जाता है। बात कर लेते हैं कि ये किसको समर्पित है, किसको चिन्हित करता है। तो ये दिवस जो है ये कस्तूरबा गांधी के जन्म दिवस को चिन्हित करता है। बात कर लेते हैं इसका उद्देश्य क्या है। तो 11 अप्रैल को नेशनल सेफ मदरहुड डे मनाने का उद्देश्य यह है कि जो गर्भवती और स्तनपान करने वाली महिलाएं हैं उनको स्वास्थ्य के प्रति जागरूक करना, कि जो महिलाएं दूध पिलाती है बच्चों को या जो गर्भवती महिलाएं हैं उनको अपने स्वास्थ्य के प्रति जागरूक रहना, स्वस्थ रहना, इसी के लिए जागरूक कराना ही आज के दिवस को मनाने का मुख्य उद्देश्य है। तो दो जानकारियां थी हमने आज के दिवस से संबंधित पढ़ी है। अब हम बात करते हैं आज का एक एक करके प्रश्नोत्तर की तरफ। तो प्रश्न नंबर पहले की तरफ चलते हैं। सबसे पहले प्रश्न हम आपके सामने लेके आते हैं कि दूसरे G20 वित्त मंत्रियों की बैठक में भारत का प्रतिनिधित्व किसने किया है। तो देखिएगा दूसरा जो G20 वित्त मंत्रियों की बैठक हुई है इसमें भारत का प्रतिनिधित्व किसने किया। तो यहां से सिंपल सा आसान सा प्रश्न देखिएगा, क्योंकि वित्त मंत्रियों की बैठक है तो इसमें भारत का प्रतिनिधित्व या किसी भी देश का प्रतिनिधित्व जो है वो वित्त मंत्री ही करेगा। और भारत की वित्त मंत्री कौन है? निर्मला सीतारमण। तो इसका प्रश्न का आंसर जो है वो निर्मला सीतारमण ही होगा, यानी कि आज का जो ये इस पहले प्रश्न का जो आंसर है वो निर्मला सीतारमण यानी कि ऑप्शन ए ही सही होगा। बात कर लेते हैं इसके बारे में आगे चल के। आगे जानकारी ये है कि देखिएगा चार ऑप्शन आप लोगों के पास है। निर्मला सीतारमण ने तो इसमें भारत का प्रतिनिधित्व किया है, लेकिन दूसरे ऑप्शन में राजनाथ सिंह कौन है? देश के रक्षा मंत्री हैं। तीसरे नंबर पर लिखा डीवी सदानंद गौड़ा जो कि भारत के रसायन और उर्वरक मंत्री हैं, और गजेंद्र सिंह शेखावत जो है वे जल शक्ति मंत्री हैं। तो चार ऑप्शन थे, चारों ऑप्शन से हमने जानकारियां पढ़ ली है। अब यहां से जानकारी अगर आपने पढ़ ली है तो अब इस प्रश्न से जानकारी, अभी तक तो हमने ऑप्शन से जानकारी पढ़ी, अब प्रश्न की जानकारियां देखिएगा कि G20 में पहले तो 20 देश होते हैं। G20 में 20 देश होते हैं, ये सब मैंने आपको बता दिया है। बात कर लेते हैं यहां से देखिएगा कि केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने भारत का प्रतिनिधित्व किया। उद्देश्य क्या है कि मजबूत, स्थायी, संतुलित और समावेशी विकास को बढ़ावा देना ही इस मंत्रियों की बैठक का मुख्य उद्देश्य है। यहां से एक बात और भी जानकारी है कि इस बैठक में कोविड-19 से निपटने के लिए भी चर्चा हुई, साथ ही जो कमजोर अर्थव्यवस्थाओं को उभारने पर भी चर्चा की गई, क्योंकि कोरोना वायरस के चलते हुए बहुत से देश ऐसे हैं जो कि और भी पिछड़ गए हैं। बहुत से देश ऐसे हैं, वो बहुत से नहीं बल्कि लगभग देश ऐसे हैं जिनको कोरोना वायरस के कारण आर्थिक मंदी का सामना करना पड़ रहा है। इसीलिए यही इस मंदी से उभरने का प्रयास करना ही इस बैठक का मुख्य उद्देश्य है। तो ये जानकारियां मैंने आपको यहां से दी है। अब देखिएगा हमने ज्ञानकोश ऐप जो है वो बनवा दी है, डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, आप लोग उसे ज्वाइन कर लीजिएगा। उसके बाद बात करते हैं अगले प्रश्न की कि देवी शंकर अवस्थी पुरस्कार 2020 का वित्त वर्ष 2020 या ऐसा कहिएगा कि साल 2020 का देवी शंकर अवस्थी पुरस्कार जो है इससे किसे सम्मानित किया गया है। तो इससे किसे सम्मानित किया गया, चार ऑप्शन आप लोगों के पास है। यहां से किसे सम्मानित किया गया है तो यहां से देखिएगा ऑप्शन सी आशुतोष भारद्वाज को देवी शंकर अवस्थी पुरस्कार 2020 से सम्मानित किया गया है। अब बात करते हैं और जानकारियां चार ऑप्शन है आप लोगों के पास।
तो वित्त वर्ष 2020 का रणजीत सिंह दिसाले को 2020 का ग्लोबल शिक्षक पुरस्कार दिया गया था। यह बात मैं आपको बता चुका हूं। इसके बाद मैं आपको और भी क्या बता चुका हूं कि डॉक्टर हेमंत कुमार पांडे जो है उन्हें साइंटिस्ट ऑफ द ईयर 2020 का पुरस्कार दिया गया है। और इसके बाद ऑप्शन नंबर 4 पे लिखा है कि डगलस स्टुअर्ट को 2020 का बुकर पुरस्कार दिया जा चुका है। और आशुतोष भारद्वाज जो है उन्हें देवी शंकर अवस्थी पुरस्कार 2020 से सम्मानित किया गया। देखिएगा, 4 ऑप्शन और 4 अन्य जानकारियां, 4 ऑप्शन 4 और अन्य जानकारियां। इस प्रकार से करंट अफेयर को आपने तैयार करना है कि केवल एक पुरस्कार नहीं पढ़ना है बल्कि आपने 3 पुरस्कार और भी मिल जाते हैं इसे करंट अफेयर से। अब हम बात करते हैं इस प्रश्न के बारे में थोड़ी जानकारियां। जैसे आशुतोष भारद्वाज जो हैं वे हिंदी के गद्य पत्रकार और आलोचक हैं। हिंदी गद्य पत्रकार और आलोचक है आशुतोष भारद्वाज। ये सम्मान जो है ये उनके किस पुस्तक या किस कार्य के लिए दिया गया? तो उन्होंने एक पुस्तक लिखी थी पितृवध के लिए उन्हें यह पुरस्कार दिया गया। और एक बात और ध्यान रखिएगा कि जो देवी शंकर अवस्थी है ना, जो आशुतोष भारद्वाज हैं, वे देशी और अंग्रेजी दोनों भाषाओं में पत्रकारिता करी है उन्होंने। और उनके अनुभव हिंदी और इंग्लिश दोनों में ही उनके अनुभव जो है वो विवादित रहे हैं। यानी कि जो आशुतोष भारद्वाज जो हैं वे अपने विवादित बयानों के लिए भी जाने जाते हैं। तो इस प्रकार से पूरी जानकारी आपको इस प्रश्न से मिल जाती है। उसके बाद बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न क्या है कि किस देश में विश्व का पहला जीवित दाता फेफड़ा प्रत्यारोपण किया गया है? कौन सा ऐसा देश पहला बना है कि जिसने अपना पहला जीवित दाता फेफड़ा प्रत्यारोपण किया है? तो 4 ऑप्शन आप लोगों के पास है। यहां से देखिएगा, जापान पहला ऑप्शन, यानी कि जापान जो देश है उसने अब विश्व का पहला ऐसा जीवित दाता फेफड़ा प्रत्यारोपण किया है। बात कर लेते हैं इसके आगे बढ़ के बात ये करते हैं कि अमेरिका दूसरे नंबर पे अमेरिका था। तो अमेरिका भी विश्व का पहला देश है। कौन सा? जिसने चंद्रमा पर मनुष्य भेजे थे। देखिएगा, सबसे पहला जीवित दाता फेफड़ा प्रत्यारोपण करने वाला देश जापान। चंद्रमा पर मनुष्य भेजने वाला पहला देश कौन सा? अमेरिका। कृत्रिम उपग्रह अंतरिक्ष में भेजने वाला देश पहला कौन सा है? रूस। और आधुनिक ओलंपिक खेलों की मेजबानी करने वाला पहला देश कौन सा है? ग्रीस। ये जानकारियां और भी हमने यहां से पढ़ ली है। ठीक है, तो ये जानकारियां आप लोगों ने अच्छी तरह से पढ़नी है। इसके बाद इस प्रश्न से और जानकारियां, जैसे कोरोना वायरस के कारण एक जापान की एक महिला के फेफड़े फेल हो गए थे और उसके पश्चात उसके बेटे और उसके पति दोनों के फेफड़ों के कुछ अंग, कुछ खंड, कुछ भाग मिला करके उन्हें लगाए गए हैं। यानी कि उनका जो है फेफड़ा तैयार किया गया है। और कहां पर किया गया? तो ये क्योटो विश्वविद्यालय, जापान में ही क्योटो विश्वविद्यालय है, उसके अस्पताल में ये प्रक्रिया पूरी करी गई है। और अगर आपसे पूछा जाए कि इस प्रक्रिया में कितने घंटे लगे हैं, तो 11 घंटे की ये पूरी प्रोसेस थी जिसके अंतर्गत ये कार्य किया गया था। आमतौर पर वैसे कहा जाए तो शरीर की स्थिति देखते हुए या उम्र के आधार पर ऐसे प्रत्यारोपण पर प्रतिबंध लगाया गया है, लेकिन फिर भी कुछ अवस्थाएं ऐसी होती है जिसमें कि इस प्रकार के प्रत्यारोपण कर दिए जाते हैं। तो ये जानकारी मैंने आपको दी है। उसके पश्चात बात करते हैं जापान में ऐसा कार्य किया गया है। तो जापान के बारे में पढ़ते हैं। जैसे राजधानी कहां है जापान की? तो जापान की राजधानी है टोक्यो। बात करते हैं कि सम्राट कौन है? तो नारुहितो। प्रधानमंत्री कौन है? योशिहिडे सुगा। और बात करते हैं यहां से, ये जानकारी है जो हमने पढ़ी है ये सारी जापान से पढ़ी है। उसके बाद हम बढ़ेंगे अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न क्या है आप सभी के लिए कि दिव्यांग के लिए, यानी कि दिव्यांग के लिए 50 किलोमीटर की यात्रा बसों में, जो गवर्नमेंट बस होती है उनमें दिव्यांग के लिए 50 किलोमीटर तक की यात्रा जो है ये निशुल्क करने की घोषणा किस राज्य द्वारा करी गई? कौन सा ऐसा देश का राज्य है जिसने कि दिव्यांग लोगों के लिए 50 किलोमीटर की जो यात्रा है ये निशुल्क करने की घोषणा करी है? तो 4 ऑप्शन आप लोगों के पास है। देखिएगा, यहां से ऐसा जो राज्य बना है वो बिहार है। यानी कि बिहार राज्य में जो दिव्यांग होते हैं उन सभी के लिए 50 किलोमीटर की यात्रा जो है वो निशुल्क कर दी गई है। अब ये योजना बिहार में लगाई गई, लेकिन बिहार में और भी योजनाएं होती है। जैसे कुछ हाल ही में बिहार में जो योजनाएं लागू करी गई है उनके बारे में बात करते हैं। जैसे सबसे पहले है फसल सहायता योजना, किसानों को फसल में सहायता देने की योजना। दूसरा है जल जीवन हरियाली योजना, कि जल ही जीवन है, जल के द्वारा ही हरियाली को बढ़ाने की योजना।
मुख्यमंत्री ग्राम परिवहन योजना के गांव जितने भी होते हैं उन सभी को परिवहन से जोड़ने के लिए, और आंगनवाड़ी लाभार्थी योजना, ये सब आंगनवाड़ी के जो कर्मचारी होते हैं उन सभी को लाभ प्रदान करने के लिए ये सारी वो योजनाएं हैं जो कि बिहार में लागू कर रखी है, उसके हाल ही में लागू करी है। उसके बाद देखिएगा कि इस प्रश्न से अगर हम जानकारी पढ़ें तो 50 किलोमीटर तक कोई भी वो निःशुल्क रहेगा, कोई फीस चार्ज नहीं की जाएगी, लेकिन 50 किलोमीटर के पश्चात जो यात्री होते हैं उनसे 50% ही किराया लिया जाएगा। और इस सुविधा के दुरुपयोग से बचने के लिए शुरुआत में ऐसा नहीं है कि सभी दिव्यांगों को ये योजना का लाभ मिलेगा, लेकिन क्योंकि इसका दुरुपयोग भी किया जाता है तो इसके दुरुपयोग से बचने के लिए वर्तमान में केवल 40% व्यक्तियों को ही ये कार्ड दिया जाएगा जिसके द्वारा वे निःशुल्क यात्रा कर सकेंगे। तो ये जानकारी हमने आपको यहां से दी है। उसके पश्चात बात कर लेते हैं बिहार के बारे में, क्योंकि बिहार ने ये घोषणा करी है। तो बिहार की राजधानी कहां है? बिहार की राजधानी है पटना। बिहार को राज्य का दर्जा कब मिला था? तो 26 जनवरी 1950 को बिहार को राज्य का दर्जा मिला था। बात करते हैं राज्यपाल कौन है? तो राज्यपाल कौन है? फागू चौहान। मुख्यमंत्री कौन है? नीतीश कुमार। और यहां से देखिएगा विधानसभा की 75 और विधान परिषद की 243 सीटें हैं बिहार से। तो इस प्रकार से सारी जानकारियां हमने आपको यहां से दी है। इसके पश्चात अगला प्रश्न क्या है कि 14 दिन का मास्क अभियान किस राज्य में शुरू किया गया? 14 दिन का अब जो मास्क अभियान है ये कौन से राज्य में शुरू किया गया? तो ये एक अभियान है जिससे कि ज्यादा से लगभग आने वाले 14 दिन तक केवल और केवल मास्क पहनना है। जो भी घर से बाहर निकलेगा मास्क पहनकर ही निकलेगा। ये योजना कौन से राज्य में शुरू करी गई? तो ये योजना शुरू करी गई है ओडिशा में, यानी कि इसका ऑप्शन ए जो है वो आपका सही रहेगा। उसके बाद बढ़ते हैं आगे कि ओडिशा की और भी योजनाएं हैं। पहले देखिएगा हमने ओडिशा की एक योजना पढ़ी, लेकिन अब ओडिशा की और भी योजनाएं पढ़ते हैं, जैसे कि स्वास्थ्य कल्याण योजना, स्वास्थ्य देखभाल योजना, हरिश्चंद्र सहायता योजना, पत्रकारों के लिए स्वास्थ्य योजना, किसानों के लिए फ्री स्मार्टफोन योजना, मृदा स्वास्थ्य कार्ड योजना। तो ये सारी योजनाएं वे योजनाएं हैं जो ओडिशा राज्य में हाल ही में शुरू करी गई है। तो ये जानकारी हमने यहां से दी। उसके पश्चात इस प्रश्न से पढ़ते हैं कि 14 दिन का जो मास्क अभियान शुरू किया है, इस मास्क अभियान का उद्देश्य क्या है? तो इसका उद्देश्य है कि कोरोना वायरस के प्रसार को रोकना ही इसका मुख्य उद्देश्य है। बात करते हैं कि इसके तहत पहली बार उल्लंघन करने पर 1000 रुपए जुर्माना और दूसरी बार उल्लंघन करने पर 2000 रुपए का जुर्माना भी लगाया जाएगा। तो इस प्रकार से पूरी जानकारी इस प्रश्न से मैंने आपको दी है, और प्रश्न से संबंधित भी और जानकारियां मैं आपको देता रहता हूं। तो इस प्रकार से ये जानकारी आपको मिली। उसके बाद बढ़ते हैं आज के प्रश्न की तरफ। आज का प्रश्न क्या है कि ऑनलाइन विवाद समाधान हैंडबुक किसके द्वारा लॉन्च करी गई है? 4 ऑप्शन आप लोगों के पास है। कौन से मंत्रालय के द्वारा अब ऑनलाइन विवाद समाधान हैंडबुक योजना शुरू करी गई है? और यहां से देखिएगा कि अब हमारी करंट अफेयर की बुक आ चुकी है। इसे आप ऑनलाइन या ऑफलाइन किसी भी मोड से खरीद सकते हैं। आप लिंक में डिस्क्रिप्शन में आप लोग या लिंक आपको मिल जाएगा, या आप कमेंट करके उसका लिंक, परचेज लिंक मुझसे मांग सकते हैं। ठीक है। उसके बाद बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न क्या है कि अगला प्रश्न वो है जो मैंने आपसे कल पूछा था। कल क्या पूछा गया था कि डॉक्टर हरे कृष्ण मेहताब की ओडिशा इतिहास नामक पुस्तक के हिंदी संस्करण का विमोचन किसके द्वारा किया गया है? आप सभी का जिसका भी जवाब आया बिल्कुल सटीक रहा, बिल्कुल सही रहा कि नरेंद्र मोदी, देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा इसका विमोचन किया गया है। उसके बाद अगला प्रश्न क्या है कि दुनिया के पहले माइक्रो सेंसर आधारित एक्सप्लोसिव ट्रेस डिटेक्टर नैनो स्निफर को किसके द्वारा लॉन्च किया गया है? तो 4 ऑप्शन आप लोगों के पास है। इसके किसके द्वारा लॉन्च किया गया? तो देखिएगा रमेश पोखरियाल निशंक, ऑप्शन ए आपका यहां से सही होगा। बात करते हैं इसके बारे में जानकारियां। पहले हम पढ़ेंगे 4 ऑप्शन के बारे में जानकारी। 4 ऑप्शन में बात करते हैं नितिन गडकरी दूसरे ऑप्शन पे है कि सड़क और परिवहन राजमार्ग मंत्री कौन है? नितिन गडकरी। निर्मला सीतारमण कौन है? देश की वित्त और कॉर्पोरेट मंत्री। उसके बाद बात करते हैं कि रविशंकर कौन है? कानूनी और न्याय मंत्री कौन है? रविशंकर है। तो इस प्रकार से देखिएगा पहले तो प्रश्न की हम ऑप्शन की चारों जानकारियां प्राप्त करते हैं, उसके बाद प्रश्न की जानकारियां कि केंद्रीय शिक्षा मंत्री रमेश पोखरियाल निशंक के द्वारा इसे लॉन्च किया गया है। बात कर लेते हैं कि यह नैनो स्निफर टेक्नोलॉजी जो है इसके द्वारा ही विकसित किया गया है। तो ये जानकारी आपको यहां से मिली। उसके बाद आखिरी प्रश्न कि पोर्ट वैध करने वाला दक्षिण अमेरिकी राज्य कौन सा बना है?
अब ऐसा कौन सा दक्षिण अमेरिकी राज्य है जो कि पोर्ट जिसने वैध किया, पोर्ट मतलब जो घर में आप छोटे छोटे प्लांट्स लगाते हैं ना, वो वैध कर दिए गए हैं। तो यहां से देखिएगा वर्जीनिया ऐसा है, वर्जीनिया ऑप्शन इसका आपके लिए सही होगा। बात करते हैं क्या बात है कि वहां पर वर्जीनिया में अब हर एक घर में 4 पेट या 4 जो पोट होते हैं, 4 पौधे जो होते हैं, वहां तक की खेती कर सकते हैं, उनको सुचारू रूप से उनको कार्य किया जा सकता है। तो ये जानकारी यहां से हमने पढ़ी है। तो उम्मीद है करंट अफेयर्स की जो सीरीज जो मैं दोबारा लेके आया हूं आप सभी के लिए, ये सीरीज आपको पसंद आ रही है, क्योंकि यहां से 4 प्रश्न तो आपके ऑप्शन से ही तैयार हो जाते हैं। यानी कि मैं आपको 10 प्रश्न पढ़ाता हूं, एक आपसे पूछता हूं 11 प्रश्न, लेकिन उनके साथ 4-4 प्रश्न, एक प्रश्न को आप 4 तरह से मिलते हैं। तो आपके समझ लीजिएगा हर दिन सुबह सुबह मैं आपके 40-50 क्वेश्चंस पे चर्चा करता हूं। तो अगर आपको करंट अफेयर की सीरीज पसंद आ रही है तो आप ज्ञानकोश यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें, ज्ञानकोश फेसबुक पेज, ज्ञानकोश टेलीग्राम चैनल, ज्ञानकोश व्हाट्सएप ग्रुप और ज्ञानकोश नाम से ही एप्लीकेशन है जिसे आप इंस्टॉल कर लीजिएगा। सबके लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। आज के लिए इतना ही। मां सरस्वती की कृपा आप सभी पर बनी रहे। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।